आज हमारा टॉपिक है हीमेटोपोइसिस या हीमोपाइसिस। हीमोपाइसिस का मतलब क्या है? आप लोग सब लोग जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि बॉडी में जितने भी सारे जितनी कोशिकाएं हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, सब तक के पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन, फूड, ये चीजों को पहुंचाने के लिए विटामिन्स, हार्मोन्स, एक मीडियम की जरूरत होती है। और वहां से जो मेटाबोलाइट्स डिस्चार्ज होते हैं, रिलीज होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए भी एक कोई ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो ये जो मीडियम होता है हमारी बॉडी में, ये मीडियम होता है क्या? ब्लड। ब्लड इज liquid connective tissue because it is made of or it is originate from mesodermal cells, embryonic mesodermal layer। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो ब्लड है, ब्लड की जो ओरिजिन होती कैसे, यानी ब्लड की सिंथेसिस कैसे होती है सेल में। यहाँ देखिए, जैसे बोन है, इस बोन में बोन मेरो होती है। इस बोन मोरे में इस एक कार्टून पिक्चर के से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो बोन मेरो है, ये बोन है, बोन में बोन मेरो होती है, जिससे बहुत सारी चीजें जो होती है, जैसे ब्लड सेल्स जो होती है, ये ब्लड सेल्स बेसिकली, ये ब्लड सेल्स जो होती हैं, ये ब्लड सेल्स काम करती है। ठीक है, यहाँ पर इनकी ओरिजिन होती है, यानी इनका फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हीमोपोइसिस। ठीक है, देखें, ये ग्रीक वर्ड है जो बना है हीम और पोइसिस। हीम का मतलब होता है ब्लड, पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। हिमेटोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, अब एक हेल्दी पर्सन जो होता है, उसके ब्लड में करीब करीब 10 मतलब 1 लाख से 10 लाख मिलियन ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, और ये कंटिन्यू बनती रहती हैं और इनकी डेथ होती रहती है। अभी अपन आगे देखेंगे कि कौन कौन सी सेल्स बनती रहती है और कौन कौन सी सेल्स मतलब कितने दिन में बनती, कितने दिन में तैयार होती है और किसका लाइफ स्पैन कितना होता है। पिछले पीरियड में जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक जो ब्लड कार्पल्स होती हैं, वो उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। ब्लड कार्पल्स बेसिकली 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी कार्पल्स? एक होती है इरिथ्रोसाइट्स, दूसरी होती है ल्यूकोसाइट्स और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी जिनको बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो जो जिनको हम मतलब कॉमनली उनको हम वो बोलते हैं, कॉमनली इनको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और ये 5 टाइप की होती हैं। और तीसरी जो होती हैं वो होती हैं क्या? प्लेटलेट्स, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है ना, ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। इनकी जो ओरिजिन होती है वो HSC है ना, यानी कि हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, इससे होती है। और ये हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती है, ये बोन मेरो में होती है। ठीक है, आरबीसी होती है, इसका फंक्शन जो होता है वो हीमोग्लोबिन कैरी करना होता है, जो कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है ना। दूसरी जो होती है ल्यूकोसाइट जो होती है, ल्यूकोसाइट जो होती है अलग अलग सेल्स में, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें होती है एक लिम्फोसाइट जो कि टी सेल्स और बी सेल्स की बनी, जो टी सेल्स और बी सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ये टी सेल्स और बी सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाती है। ठीक है, दूसरी होती है न्यूट्रोफिल्स, ये बैक्टीरिया या जो भी दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं उनसे लड़ने का काम करती हैं। क्योंकि जब कहीं पर हमको चोट लग जाती है और चोट के पश्चात घाव बन जाता है और उसमें जो पस बनता है, वो पस में जो व्हाइट सेल्स निकलती है ना, ये न्यूट्रोफिल्स और दूसरी वाली मैक्रोफेजेस ही होती है। ठीक है, तीसरी होती है इस्नोफिल्स, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये पैरासाइट्स या कोई इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है और वहां ये करती है, वहां पर ये फाइट करने का काम करती है। ठीक है, तीसरी होती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होती हैं, बेसोफिल्स जो होती हैं, हिस्टामिन ये हिस्टामिन के लिए मतलब ये हिस्टामिन सिक्रेटरी सेल्स भी होती हैं। और ये जो होती हैं, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पेशली जब किसी टीबी के मरीज को, टीबी की पहचान इसी से की जाती है कि बेसोफिल जब बढ़ जाता है तो इससे पता लगता है कि टीबी का रोग है।
और मैक्रोफेजेस जो होती हैं इसको स्कैवेंजर या जमादार, स्कैवेंजर ऑफ द सेल्स या कोशिका का जमादार कहा जाता है, क्योंकि कोशिका की साफ सफाई करती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो होती है वो ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं या थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं। ये थ्रोम्बोसाइट्स जो होती हैं ये, जैसा मैंने बताया, क्या करती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। अब प्रोसेस देखें हम इसकी होती क्या है। इसमें जो इसका स्पेशली जो इरिथ्रोसाइट्स है उनका फॉर्मेशन, इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन जब एम्ब्रियोनिक पीरियड में, यानी जब फीटस होता है तो फीटस में जो इरिथ्रोसाइट्स होती है वो लिवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में बनती है। ठीक है, और रेड बोन जो वो होती है और जो एडल्ट जो होता है उसमें माइलॉइड हीमोपोएटिक टिश्यू, ठीक है, यानी कि रेड बोन मेरो, ये होता है कहाँ पर, जो लॉन्ग बोन्स होती है, लॉन्ग बोन की ये कोने में जो सिरे होते हैं, ये वाले जो सिरे हैं, ये बिल्कुल ये वाले सिरे में बीच में नहीं, ये बीच में बोन मेरो यहाँ पर फैल पड़ा होता है, ये व्हाइट बोन मेरो होता है। रेड बोन मेरो यहाँ नहीं होता, रेड बोन मेरो यहाँ पर होता है या यहाँ पर, ठीक है, या ये जो रिब्स हैं, ठीक है, ये हमारी जो वो है हमारी जो स्कल है, स्कल की जो स्कल की जो बोन है, इनकी जो बोन मेरो होती है, इनमें इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो कैंसिलस बोन या जो लॉन्ग बोन की एक्सट्रीमिटीज होती है उनमें होता है। ठीक है, इनका जो स्टेजेस होती हैं, ये स्टेजेस जो होती हैं, ये स्टेम सेल जो होती है माइलॉइड, जिसको माइलोब्लास्ट बोलते हैं, ये इनकी जो इसमें स्पेशली आगे हम देखेंगे जैसे डायग्राम में, ये स्पेशली इसमें जो इरिथ्रोसाइट का जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले प्रोइरिथ्रोब्लास्ट होती है, इरिथ्रोब्लास्ट होती है, नॉर्मोब्लास्ट होती है, रेटिकुलोसाइट होती है और इरिथ्रोसाइट होती है। इसका शॉर्ट में आपको नाम याद रखने के लिए अगर एक फार्मूला बता देता हूँ आपको कि एक 1978 में यश चोपड़ा की एक फिल्म रिलीज हुई थी नूरी, जिसके हीरो हीरोइन थे फारूक शेख और पूनम ढिल्लो, दोनों की पहली फिल्म थी। तो बड़ी सुंदर दिखती थी उसमें, पूनम ढिल्लो बड़ी सुंदर दिखती थी। तो उससे आप याद रखिए, नूरी से आप याद रखिए प्यारी नूरी। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का पी, इरिथ्रोब्लास्ट का वाई ए, नॉर्मोब्लास्ट का नू, और रेटिकुलोसाइट और का आर री, और इसमें ई, आर इरिथ्रोसाइट का ई, तो प्यारी नूरी, ये इसके क्रम को आप याद रखिए, जिससे क्या होगा, इसको आपको इसके जो स्टेप्स है वो याद करने में आसानी। इनमें देखते हैं हम, सबसे पहले मायोब्लास्ट होती है, माइलोब्लास्ट होती है। माइलोब्लास्ट जो होती है अमीबॉइड होती है, और ये एक टिपिकल एनिमल सेल होती है जिसमें सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक वगैरह वगैरह सारे इसमें पाए जाते हैं। इसमें ये अमीबॉइड सेल्स होती है। दूसरी होती है प्रोइरिथ, उसके बाद अगले स्टेज में जाती है माइलोब्लास्ट जो होती है, वो कन्वर्ट होती है किसमें, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में। ये जो होता है थोड़ा सा इसमें जो न्यूक्लियर नेटवर्क जो होता है थोड़ा सा यहाँ पर कोर्सा हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा मतलब डेंस टाइप का हो जाता है। और इसका जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो आरएनए के कारण क्या हो जाता है, ये बेसोफिलिक हो जाता है, यानी एसिड, इसका जो नेचर जो होता है थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, इसलिए ये बेसोफिलिक हो जाता है। ठीक है, एसिडिक होगा तभी तो बेसोफिलिक होगा ना, क्योंकि आरएनए की यहाँ पर आरएनए की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि आरएनए क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोटीन बनाना है काम। कौन सी प्रोटीन यहाँ पर, अब यहाँ पर बनना है हीमोग्लोबिन, तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के लिए आरएनए की बहुत अधिक मात्रा होती है। इसके बाद होती है इरिथ्रोब्लास्ट। जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो होती है, ये ये इरिथ्रोब्लास्ट जो होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का ब्लास्ट के आधे आकार की होती है। इसमें क्या होता है कि एक विशेष बात ये होती है कि ये जैसे जैसे आगे जैसे इसका मेच्योरेशन होता जाता है, इसकी साइज छोटी होती जाती है। ठीक है, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन मतलब ग्लोबुलिन प्रोटीन बन चुका होता है। और इसमें जो होता है ये जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो होती है माइटोसिस डिवीजन के द्वारा इरिथ्रोब्लास्ट बनती है। ठीक है, और इसमें से अब क्या होता है कि जो आरएनए जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो जमा होने लगता है। इसके बाद होता है नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट जो होती है ये इरिथ्रोब्लास्ट के माइटोसिस के द्वारा बनती है, और ये छोटे साइज की होती है। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा और छोटा हो जाता है, और माइटोसिस उसमें रुक जाती है। ठीक है, माइटोसिस उसमें समाप्त हो जाती है।
और इसमें जो इसका जो वो है साइटोप्लाज्म जो होता है आरएनए समाप्त होने के कारण एसिडोफिलिक हो जाता है और इसमें हीमोग्लोबिन बहुत अधिक मात्रा हो जाती है, इसी कारण ये एसिडोफिलिक हो जाता है। इसके नेक्स्ट जो अगली स्टेज होती है वो होती है रेटिकुलोसाइट। ये रेटिकुलोसाइट में क्या होता है कि जो आरएनए होता है लगभग समाप्त हो जाता है और सारे जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और सेल ऑर्गेनेल समाप्त होने के पश्चात सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेटिकुलोसाइट अवस्था में जो न्यूक्लियस है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। न्यूक्लियस को बाहर, एक्सक्लूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इस क्या होता है कि न्यूक्लियस बाहर निकाल देने से अब उसके अंदर बच जाती है केवल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर बच जाता है उसमें साइटोप्लाज्म, जो वाटरी साइटोप्लाज्म होता है उसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर जो होता है वो लाल दिखाई देता है। नाउ रेटिकुलोसाइट बिकम इरिथ्रोसाइट, nascent erythrocyte, then it become mature erythrocyte, that is called रेड ब्लड कार्सल्स। देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं इसको क्या होता है। इसके इसमें देखते हैं जैसे माइलॉइड सेल है, तीनों का देखते हैं यहाँ पर कि कौन जो तीनों प्रकार की माइलॉइड सेल जो होती हैं इसमें सबसे पहले बनती है एक मेगा कैरियोसाइट और ये मेगा कैरियोसाइट अलग होकर के बना देती है प्लेटलेट्स। ये मेगा कैरियोसाइट हुई और ये बना लेती है प्लेटलेट्स। अब इसमें जो माइलोसाइट माइलॉइड स्टेम सेल है इससे बनती माइलोब्लास्ट। पहले हम देखते हैं इसका ल्यूकोसाइट्स का। तो माइलोब्लास्ट और इसमें ये एक होती है लिम्फॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड स्टेम सेल से लिम्फोसाइट बनती है और माइलोब्लास्ट से बाकी की चार बनती हैं जो ये होती है इमेच्योर बेसोफिल, इस्नोफिल, माइलोसाइट, ठीक है, ये बनती हैं और मोनोसाइट। ठीक है, अब ये जो बनती हैं ये धीरे धीरे क्या होती है आगे मेच्योर होकर के बेसोफिल, इस्नोफिल बनाती है। जो जो वो होती है प्रोमाइलोसाइट जो होती है ये प्रोमाइलोसाइट माइलोसाइट में कन्वर्ट होती है, देन बेटा माइलोसाइट में, और उसके बाद फिर ये अल्टीमेटली न्यूट्रोफिल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम जो इरिथ्रोसाइट है उसका फॉर्मेशन। प्रोनॉर्मोब्लास्ट मैंने आपको याद बताया था कि प्यारी नूरी याद रखिए। प्रोनॉर्मोब्लास्ट, देन नॉर्मोब्लास्ट, देन नॉर्मोब्लास्ट के पश्चात ठीक है रेटिकुलोसाइट, देन इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो होती है धीरे धीरे ये होती जाती है नॉर्मोब्लास्ट, देन नार्मोब्लास्ट, नार्मोब्लास्ट के बाद रेटिकुलोसाइट और उसके बाद फिर इरिथ्रोसाइट। ये इसकी स्टेजेस होती है। इसमें कुछ विशेष फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर्स के कारण जो ब्लड है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन जिसको कहा जाता है, या फोलिक एसिड। ठीक है, दूसरा आयरन। आयरन इंपॉर्टेंट है। क्यों आयरन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आयरन आयरन ही जो होता है वो हीमोग्लोबिन का सेंटर कोर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और ये होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि एक सामान्य मनुष्य में जो ये होता है ब्लड की मात्रा कितनी होती है। सामान्य मनुष्य में ब्लड की मात्रा 14 ग्राम पर 100 ml इसमें पुरुष में और 12 ग्राम पर 100 ml महिला में होता है। ठीक है, ये होता है ब्लड का इरिथ्रोपोइसिस या ये कह सकते हैं हीमोपोइसिस। इसमें एक विशेष बात और आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि जब सीवियर एनीमिया होता है यानी कि जब बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो जाती है तो उस समय फिर क्या होता है किडनी जो होती है उससे एक स्पेशल एंजाइम, एक स्पेशल हार्मोन स्रावित होता है हीमोपाइटिन हार्मोन। ये हीमोपाइटिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, वो इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन को बढ़ाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के द्वारा मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इरिथ्रोपोइसिस होती कैसे है। देखिए इस वीडियो को देखिए, इरिथ्रोपोइसिस होती कैसे है। इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है। ये वीडियो मैंने, इनका कॉपीराइट है मैकेनिज्म्स इन मेडिसिन इन कारपोरेशन, यूट्यूब से मैंने डाउनलोड किया है। अब ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है इरिथ्रोसाइट, ऑक्सीजन है इसमें,
अब ये देखिए यहाँ पर बोन मेरो में, बोन मेरो जो होती है, ये बोन मेरो जो होती है, ये आरबीसी की फैक्ट्री होती है, इसमें होती है स्टेम सेल। ये स्टेम सेल जो होती है, ये स्टेम सेल जो होती है कॉमन माइलर प्रोजेनेटर होती है, यानी कि जिसको एचएससी हमने कहा था। यही बनाती है क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इनकी जो लाइफ होती है, जैसे मैंने पिछले पीरियड में बताया था, 120 से 130 दिन की होती है, यानी 3 से 4 महीने की होती है। तो ये क्या होती है, यहाँ से जो रेटिकुलोसाइट जो होती है, रेटिकुलोसाइट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है ना। और इसको, इस पूरी प्रोसेस में नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, उसके बाद रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट में एक जो न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके पश्चात क्या होता है कि अ, जो आरबीसी जो होती है, यानी इरिथ्रोसाइट जो होती है, वो ब्लड में आ जाती है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में लगता है लगभग 72 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यानी लगभग 2 दिन में, 2 से 3 दिन में एक आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है कि एक विशेष बात इसमें आपको और बता दूं, जब तक वीडियो चल रहा है तब तक आप वीडियो देखते रहिए और मेरी बात सुनते रहिए, कि जब इसका टाइम पूरा हो जाता है, आरबीसी का टाइम पूरा हो जाता है, तो ये आरबीसी जो होती है, ये जाकर के स्क्रीन में जाकर के जमा होने लगती है। और स्क्रीन में जाकर के जमा होकर के क्या होता है कि अब उनकी जो वो होती है, बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होकर के वो वहां पर क्या हो जाती है, मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, और उसकी जो डिसइंटीग्रेट हीमोग्लोबिन डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसमें से हीम यानी आयरन जो होता है वो वापस भेज दिया जाता है, किसमें, बोन्स में भेज दिया जाता है, बोन मेरो में भेज दिया जाता है। और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, वो वो टूट जाती है, और टूट करके वो फीकल मैटर के साथ बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक वीडियो और आपको मैं दिखाता हूँ। इस वीडियो में देखिए किस प्रकार आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। छोटा सा 1 मिनट का वीडियो है। यहाँ से बोन मेरो, बोन मेरो में से यहाँ पर जो हीमेटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट जो होती हैं, जिसको हम एचएससी कहते हैं, ये अंदर प्रोसेस हो रही है, इसमें से न्यूक्लियस निकल गया और ये कन्वर्ट हो गई इसमें आरबीसी। ये होती है प्रोसेस। लगभग 2 दिन का समय लगता है इसमें, 48 से 72 घंटे का समय, और 20 लाख आरबीसी पर डे, ये क्या, ये पर मिनट ये यहाँ से प्रोड्यूस होती है, याद रखिए। जैसा कि पिछले पीरियड में मैंने बताया था कि जो ब्लड होता है, ब्लड का कंटेंट 55% इसमें प्लाज्मा होता है, लिक्विड, और 45% इसमें सॉलिड फॉर्म होता है, कार्बोक्सिल फॉर्म में। ठीक है, तो ये होता है, ये होता है हीमोपोइसिस। क्लियर है।